नवाज शरीफ के खास आदमी अफसार आलम और आसिम मुनीर के खास आदमी मोहसिन नकवी, इनके बीच में एक मामला ठन गया। वजह क्या बनी? अफसार आलम साहब का ये जो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, बिल्डिंग नंबर 1, यहाँ पे पहले होटल बनाना था, बाद में उन्होंने जी फ्लैट बना के बेच दिए। सिक्योरिटी इशू है। अब इसकी पेमेंट भी नहीं की हुई थी। यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत 2 नंबरी होती है ना, तो किसी ने ये भी नहीं सोचा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर है, सामने पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे साथ ही जो है पार्लियामेंट, आगे जाके लॉजेज आ जाते हैं, कैसे हमारे मुकद्दस इदारे हैं यहाँ पे। तो इस जगह के ऊपर भी पैसा बना लिया अफसरान ने 2 नंबरी करके, और फ्रॉड किस्म के माफिया ने यहाँ पे आके माल बना लिया, जजेस ने भी अपना पैसा खा लिया। अब वहां पे एक जो फ्लैट है वो अफसार आलम साहब का भी था। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छे वक्तों में, जब ये जेरे तामीर था, तब उन्होंने एक बुक करवा लिया था। तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी उनकी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये उन्होंने करप्शन से लिया या कोई 2 नंबरी से लिया, ये बात बिल्कुल गलत है अगर कोई ये कहता है तो। बिल्कुल उन्होंने अपने हक हलाल के जायज पैसों से या तनख्वाहों से लिया होगा। वो अच्छी तनख्वाहों पे मीडिया में काम करते रहे, और जो लोग मीडिया में काम करते रहे उनके लिए 2, 4, 5, 10 करोड़ का फ्लैट लेना या प्लॉट लेना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ 5 मिलियन से 10 मिलियन तक तनख्वाह होती है पाकिस्तान में मीडिया वालों की, जो अच्छा काम करते हैं। अफसार आलम साहब का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है पाकिस्तान में, और किस्तों पे लेना तो कोई रोला ही नहीं है। तो वो कहते हैं जनाब उनका वहां पे एक फ्लैट था, जब मामला यहाँ पे आया तो उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्से के अंदर उन्होंने क्या कुछ कह दिया। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के दिल में बिल्डिंग पर हमला किया, रेंजर्स को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, उनकी कमांड के हुक्म के बगैर उन्हें इस्तेमाल किया गया, और अभी कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर भी नहीं आया था और ये सारा कुछ कर दिया गया। ये अफसार आलम साहब थोड़ा अरसा पहले जब कच्ची आबादियां गिराई जा रही थी तब नहीं बोले, जब रेंजर्स को इस्तेमाल करके नहाते शहरियों पर गोलियां चलाई गई तब नहीं बोले। पहले भी तो रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया। आज तो सिर्फ बिल्डिंग खाली करवा लेते, पहले तो इंसानों का कत्लेआम कर दिया गया। आप कह रहे थे नहीं कोई कत्ल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप तो 2 नंबर अजीब तरीके से बात कर रहे थे, याद है आपको? तो अफसार आलम साहब अब अपनी बिल्डिंग पे बात आई है या अपने प्लॉट पे बात आई है, आपका हक हलाल का होगा, लेकिन जब बात अपने घर पे आई है तो आपको कितनी तकलीफ हुई है। तो वो जो लोग कत्ल हो गए वो भी तो किसी के बच्चे थे। ये जो कच्ची आबादियों में हजारों लोग जो बेघर हो गए हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनके भी तो घरौंदे थे, वो तो उन घरों के अंदर रहते थे। आप तो यहाँ पे रहते भी नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी थी। यानी जिस एलीट क्लब की इमारत में अफसार आलम साहब का अपना फ्लैट था, उस पर मोहसिन नकवी साहब का रेड हमला करार दे दिया गया। रेंजर्स की मदद लेना गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया उन्होंने। इससे कबल दर्जनों आम बस्तियां मलिया मेट हुई, तब ये बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। सियासी कारकुनों पर असली गोलियां चली, लोग कत्ल हुए, इनको वो रबड़ की गोलियां लगती थी, और रेंजर्स का वहां इस्तेमाल इन्हें ऐन कानूनी और आईनी लगता था। यानी ये मुनाफकत नहीं है तो और क्या है? ये अब अफसार आलम साहब बताएं ना। दूसरा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मेरा सवाल है, क्या ये मुल्क मोहसिन नकवी का है? क्या मौजूदा चेयरमैन सीडीए इस फरागोगी के फ्रंटमैन नहीं थे जो उस वक्त दुबई में फरार है, जिसका कहा जाता है कि वो पिंकी पीरनी की फ्रंटमैन थी? अब ये अफसार आलम कह रहे हैं ये तो जो सीडीए का चेयरमैन लगा है ये फरागोगी का फ्रंटमैन है। ये क्या आज लगा फ्रंटमैन? एक दिन पहले आपने ये स्टोरी क्यों नहीं की? यानी जब तक मोहसिन नकवी की हुकूमत ने अफसार आलम के फ्लैट पे हाथ नहीं डाला, तब तक अफसार आलम साहब को ये सीडीए का चेयरमैन गलत नहीं लगा। तब तक ये सीडीए का चेयरमैन अफसार आलम को फरागोगी का फ्रंटमैन नहीं लगा। तब तक अफसार आलम को रेंजर्स के इस्तेमाल पे किसी किस्म का एतराज नहीं हुआ। तब तक अफसार आलम को इस्लामाबाद में होने वाले कच्ची आबादियों के ऊपर हमलों पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं हुआ। यानी मौजूदा चेयरमैन सीडीए ने इससे पहले मरियम नवाज के साथ 2 साल काम किया। तो जितनी देर ये पंजाब में काम करता रहा सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पे, जब तक ये पंजाब हुकूमत के साथ काम करता रहा, यानी 4 साल गुजर गए ना फरागोगी वाली एपिसोड खत्म हुए, तो ये कहीं ना कहीं तो काम कर रहा था और इसी हुकूमत के साथ काम कर रहा था। ये पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज के साथ 2 साल काम करके आया। तो उस वक्त अफसार आलम ने क्यों नहीं कहा कि ये फरागोगी का फ्रंटमैन था? अब उन्हें क्यों याद आ गया? जब उनके अपने फ्लैट पे हाथ पड़ा तो उन्हें याद आ गया। आगे फरमाते हैं कि मेरे पास मुसद्दका खबर है कि मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पैगाम पहुंचाया कि बड़े साहब पिंडी वाले ये चाहते हैं कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो। यानी कितने आराम से उन्होंने बता दिया कि जजों को मोहसिन नकवी मैनेज कर लेता है, और मोहसिन नकवी पैगाम लेकर जाता है जजों के पास। किसका? रावलपिंडी से बड़े साहब का। बड़े साहब बोले तो आसिम मुनीर साहब। अब अफसार आलम साहब पाकिस्तान में उनको प्रॉब्लम होती है ये बात करने में। वैसे भी अफसार आलम साहब नवाज शरीफ साहब के खास आदमी है, नवाज शरीफ साहब इक्तदार में है तो वो सोचेंगे नाम लेते हुए, लेकिन बड़े साहब वो आसिम मुनीर साहब को ही कहते हैं कि मेरे पास, उन्होंने कहा जी मेरे पास मुसद्दका खबर है, पक्की खबर दे रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों को मोहसिन नकवी कंट्रोल करता है आसिम मुनीर के कहने के ऊपर, और गुमराह करता है, उन्हें यह बताता है
कि कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है। बड़े साहब चाहते हैं। हम कितने अरसे से कह रहे हैं कि अदालतों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, कोई मानता नहीं था। यही अफसार आलम वगैरह भी नहीं मानते थे। आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? फ्लैट अपना आ गया ना, सिर्फ इस वजह से। फिर उन्होंने कहा मेरा एक सवाल है, क्या ये मोहसिन नकवी का मुल्क है? क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि यहां लोग मेहनत करें, हलाल की कमाई करें, टैक्स दें, बजाय अपना पैसा मोहसिन नकवी और उसके खानदान की तरह मुल्क से नाजायज तरीके से बाहर ले जाए, इस मुल्क में इन्वेस्ट करें अपने बुढ़ापे के लिए और इस पर मोहसिन नकवी कब्जा कर ले? सवाल उन्होंने पूछे हैं मोहसिन नकवी से। फिर फील्ड मार्शल के खास आदमी मोहसिन नकवी पे एक और बड़ा घिनौना इल्जाम लगाया उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने अपना काला धन एमनेस्टी के जरिए सफेद किया। मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक में जाहिर हुआ। मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले कहा कि $100 अरब बाहर गया है। आप तो खुद पैसा बाहर लेकर गए हैं, आप दूसरों का पैसा कैसे लाएंगे? यही मोहसिन नकवी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है। उसकी बीवी ने गैर कानूनी जायदाद भी बनाई है। और ये सारी चीजें कौन बता रहा है? अफसार आलम, नवाज शरीफ का खास आदमी, आसिम मुनीर के खास आदमी के बारे में बता रहा है। सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर आज भी जहाज उतर रहे हैं जो काला धन दुबई लेकर जा रहे हैं। यह भी जनाब अफसार आलम ने कहा। तो नाज़रीन, इसमें घबराने वाली या ज्यादा खुश होने वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अफसार आलम का फ्लैट बच जाएगा तो मामला बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। उसके बाद कोई ना कोई ये हल भी निकाल लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इन्होंने एक दूसरे को एक्सपोज किया और जो बातें हम काफी अरसे से कह रहे हैं उनके सबूत के तौर पे अब इन बयानात को हम सामने रख सकते हैं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट अंसार अब्बासी साहब का भी देखें ना, ये सहाफी कैसे अपने आप को एक्सपोज करते हैं। सीनियर सहाफी कहलाते हैं, यहां कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। ये देखें इन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो के लिए ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इस्लामाबाद के जिम्स के अंदर, ये जो एक्सरसाइजिंग वाले क्लब्स होते हैं, जिम्स के अंदर मर्द और खवातीन की मुश्तरका एक्सरसाइज से इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुतअल्लिका हुकाम फौरी तौर पर इन खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा औकात मुकर्रर करें और उस पर सख्ती से अमल करवाएं। ये जनाब डीसी इस्लामाबाद को इन्होंने साथ जोड़ के तो ये कह दिया कि जनाब जिम के अंदर इकट्ठी एक्सरसाइज करने से या जिम के अंदर एक्सरसाइज की टाइमिंग एक होने से बड़े शदीद मिसाइल पैदा हो रहे हैं। मेरे दिमाग में ना एक चीज आई फौरी तौर पे, और जो मेरे दिमाग में आ रहा था वही मैं हैरान कुन तौर पे मैंने देखा कि हमारी एक बहन है सहरिश मान, उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था। मैं उन्हीं का पढ़ के सुना दूं, क्रेडिट भी उनको दे देता हूं। मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही बातें आ रही थी जो उन्होंने लिख भी दी, तो मैं वहीं से पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उन्हीं का क्रेडिट है। उन्होंने कहा क्या है ये आदमी, पाकिस्तान में औरतों को आधी रात को चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल करते हुए बगैर दुपट्टे के बालों से घसीट कर गिरफ्तार किया गया। माओ बहनों बेटियों से जेलें भर दी गईं। जजों के घरों में उनके बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए। फिल्में बनाकर मियां बीवी के हलाल रिश्ते की तौहीन की गई। तब इन्हें इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म लेते नजर नहीं आए। जिम में इनको गुनाह नजर आ गए। मुनाफकत की भी एक हद होती है, ये उन्होंने लिखा। इद्दत वाला केस भी इनको नजर नहीं आया। बेशुमार जरिए वो हामला बच्ची है बेचारी, ईमान मजारी। देखें वो उम्र के लिहाज से बच्ची है, मेरे से उम्र में छोटी हो सकती है, लेकिन कद में वो हम सबसे बहुत बड़ी है। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? मारंग बलोच के बारे में क्यों नहीं बोलते? उनकी तौहीन आपको नजर नहीं आती? वहां पे खवातीन का तकद्दुस, उनका एहतराम नहीं होता, वहां पे कोई इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होते, वो गुनाह नहीं है, वहां पे ये आदमी कभी बात नहीं करेगा। ये ना बहुत आसान रास्ता ढूंढते, चीप रास्ता ढूंढते अपने आप को खबरों में रखने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है और जिस माहौल में, जिस मौके पर यह दौरा हो रहा है, ये मौका भी बड़ा अहम है, ये दिन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। खित्ते में एक जंग लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2017 में चाइना गए थे। अमरीकी सदर बहुत कम ही चाइना जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में एक दौरा किया था। जब वो पहले अमरीकी सदर बने थे तो सदर बनने के बाद उन्होंने अमेरिका से एक दौरा किया चाइना का, और अब उन्होंने इस मरतबा फिर सदर बनने के बाद जब 1 साल उनका मुकम्मल हो गया तो दूसरे साल में उन्होंने फिर से चाइना का दौरा किया। अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे हैं तो 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो वहां पे अंडर डिस्कशन आएंगी। नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका ईरान तनाज़ा जो है ये जरूर डिस्कस होगा। अब नए हुर्मुज़ से कैसे वहां से अब खोला जाए, यूरेनियम का क्या करना है, कौन सालसी कर सकता है। एक बात अमेरिका में बार बार की जा रही है कि अगर इस दौरे में कोई मामला हल ना हुआ या इस दौरे के जरिए से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई जंगबंदी मुस्तकिल नहीं हो जाती, तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि इस दौरे के कुछ दिनों के बाद अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर। तो चाइना अमेरिका को पेशकश कर सकता है, क्योंकि ईरानियों से चाइना राब्ते में है और ईरानी वजीर खारजा चीन गए भी थे और वहां पे बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से भी। तो चाइना बता सकता है कि वो क्या कुछ ऑफर कर सकता है ईरान की जानिब से अमेरिका को,
और चीन एक ऐसा सालिस है जिसकी बात ईरान भी तस्लीम कर लेगा। वजह यह है कि चाइना जब गारंटी देगा तो फिर चाइना को पैरा भी देना पड़ेगा, और चाइना एक बड़ी पावर है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। पाकिस्तान सालिस जरूर है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को वापस टका के जवाब नहीं दे सकता, चाइना ये कर सकता है। तो एक तो ये है जो अमेरिका का और ईरान का तनाजा है, अब इस दौरे की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जंग होनी है या नहीं होनी इस दौरे के बाद हमें पता चलेगा। नंबर 2, ताइवान का मसला है, जहां पे अमेरिका की एक पोजीशन है कि ताइवान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है, जबकि चाइना उसे अपना हिस्सा कहता है। साउथ चाइना सी में बड़े तनाज़ात हैं, माजी में भी यहाँ पे काफी ज्यादा हालात खराब रहे हैं। तो अब ये चीन और अमेरिका के बीच में एक मसला ये भी है, लेकिन जो बड़ा मसला है वो तजारती मामलात है, सरमायाकारी के मामलात है, एनर्जी की जरूरियात है, रेयर अर्थ मिनरल्स है। ये वो चीजें हैं जिनमें चीन अमेरिका से आगे जा रहा है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इस वक्त आगे कौन है, अमेरिका है या चाइना है, और दोनों के आदादो शुमार क्या है। मैं आपके सामने वो हैरानकुन चीजें रखूंगा कि आपको पता चलेगा कि दुनिया की सुपर पावर फ्यूचर में चाइना अगर बनने जा रहा है तो कैसे बनने जा रहा है। नंबर 4, दिफाई नुक्ता नजर से अपने अपने मफादात हैं, दोनों ममालिक के अपने अपने इत्तेहादी हैं, अपने अपने मफादात हैं। यानी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शुमाली कोरिया से, रशिया से, और अमेरिका के बहुत बुरे ताल्लुकात हैं रशिया से और शुमाली कोरिया से, और वो जनूबी कोरिया को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे ये तनाज़ात अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ा मसला दोनों ममालिक के बीच में जो होगा वो ट्रेड का होगा, आलमी तजारत का होगा, कारोबार का होगा। इन चीजों को ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। और ट्रंप के साथ जो टीम गई है उनमें ज्यादातर तजारती लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा कर रहे हैं उस वक्त अमेरिकन मीडिया ने चाइना के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें छापना शुरू कर दी है जो एंटी चाइना है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का पता है कि जब तक हमारा मीडिया और हमारी अवाम चीन के खिलाफ सोचते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तब तक हमारे दिफाई अखराजात बढ़ते रहेंगे। और दिफाई अखराजात बढ़ने का मतलब यह है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उनके पास बहुत सारा पैसा रहेगा। तो हर जगह पे दुनिया में जहां पे भी फौज होती है वो अपनी रेलिवेंसी को कायम रखने के लिए बदमनी या खौफ का एक निजाम जो है वो उसे कायम रखने की कोशिश करती है, ताकि लोग अपना पैसा बजट के जरिए से दिफाई अखराजात पे खर्च करते रहे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि हैरानकुन हद तक चीन अपने मिसाइलों की पैदावार को बढ़ा चुका है और वो इसे खतरे के तौर पे देख रहे हैं। वो कह रहे जी बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और कई चीनी कंपनियों का सुराग लगाया गया है, और कोई 81 कंपनियों की फहरिस्त भी बताई गई है जो साजो सामान मुहैया करती हैं दिफाई, और इनकी आमदन के अंदर काफी इजाफा हुआ है। बहुत तेजी से चीन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, और ये भी बताया गया कि चीन के पास अब इस वक्त जो है वो 3150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अब ये तो अंदाजा और तखमीना अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियों का है, और चाइना ने 2015 से लेकर अब तक पिछले 10 साल में अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है उसमें 147% से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। तो अब चीनी असले के ऊपर बातचीत हो रही है उस वक्त जिस वक्त अमरीकी सदर चीन में मौजूद हैं। उसके अलावा चीन की जो आईटी कंपनियां हैं उनके कारनामे भी बड़े जेर जबर के साथ अमरीकी मीडिया में छापे जा रहे हैं कि किस तरह जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो चाइनीज कंपनियों ने अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों का न सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना, और ये इल्जाम लगाने के बाद उन कंपनियों पर पाबंदी भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई। अब वो पाबंदियां इसको बड़ा फखर समझती हैं, वो कहती हैं देखें जी हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी कैपेसिटी है। अमेरिका जैसे मुल्क के जदीद तरीन तैयारों को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना, उनके सिस्टम के अंदर हम घुस गए। तो ये तो हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, और ये तो एतराफ है हमारी सलाहियतों का जो अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियां लगवा रहा है। तो अब ज्यादा परवाह भी नहीं करती ये कंपनियां कि अमेरिका पाबंदी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, इस बात से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स जो बड़े खौफनाक तैयारे हैं, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं, वो कहते हैं जी हमने उनको भी पकड़ा, और अपनी जो अमेरिका की एक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है उसको हमने चैलेंज किया। इन्हें रडार पर देखना नामुमकिन समझा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीनी कंपनी का दावा है कि उन्होंने ओपन सोर्स डाटा, सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन तैयारों का रास्ता दोबारा तश्कील दिया। अब ये जनाब मीडिया के अंदर चीन के कारनामे छप रहे हैं। लेकिन आ जाए अब उस बात की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अमेरिका और चाइना में इस वक्त आगे क्या है। देखिए दुनिया में लड़ाई तो इकोनॉमी की है ना, जिसकी बड़ी इकोनॉमी वो उतना बड़ा होगा। फौजी कुव्वत एक बहुत बड़ा एलिमेंट जरूर है, लेकिन इकोनॉमी सबसे बड़ा एलिमेंट है। फौजी कुव्वत को आप खुफिया भी रख सकते हैं, छुपा कर रख सकते हैं। अगर आप एक एटमी ताकत हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी फौज, बहुत सारे हथियार अपने पास रखें। आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स होने चाहिए
और दूर तक मार करने वाले मिसाइल होने चाहिए। बहरहाल अमेरिका पर मुकाबला चीन। इकोनॉमी में आ जाते हैं। 25 साल पहले चीन जो एक्सपोर्ट्स कर रहा था, आज से 25 साल पहले 2001 में, तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स थी उस वक्त $256 अरब और अमेरिका कर रहा था $729 अरब, यानी लगभग 3 गुना आगे चल रहा था अमेरिका चीन से। और आज की तारीख में चीन $3,590 अरब की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी $3.59 ट्रिलियन, जबकि अमेरिका सिर्फ $1.9 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो चाइना लगभग दुगने के करीब पहुंच गया। दुगना तो नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ अरसे में दुगना हो जाएगा। अमेरिका से डबल के करीब चीन पहुंच गया है और उसकी एक्सपोर्ट्स में इतनी तेजी से 25 साल में इजाफा हुआ है। एक और चीज बड़ी अहम होती है कि आपने कितना सामान बनाकर दुनिया को भेजा और कितना सामान आपने दुनिया से मंगवाया। इससे पता चलता है कि तिजारती नुक्ता नजर से आप खसारे में हैं या मुनाफे में हैं। तो चीन ने 3.59 ट्रिलियन की ट्रेड की, दुनिया को सामान भेजा एक्सपोर्ट्स की, और 2.58 ट्रिलियन का सामान मंगवाया अपने मुल्क में। तो इसका जो सरप्लस है या जो मुनाफा है चाइना का, वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा का है। अमेरिका ने दुनिया को $1.9 ट्रिलियन का सामान भेजा और 3.12 ट्रिलियन का सामान मंगवाया। तो अमेरिका का जो ट्रेड का डेफिसिट है या खसारा है, अमेरिका का जो तिजारती खसारा, वो $1.3 ट्रिलियन है, यानी $1300 अरब का खसारा है अमेरिका का। तो ये चाइना और अमेरिका का एक बहुत बड़ा फर्क है। फिर अमेरिका और चीन की जो आपस की तिजारत है ना, उसमें भी चीन बहुत आगे है। चीन अमेरिका को $453 अरब का सामान देता है पिछले साल, जबकि अमेरिका से वो $145 अरब का सामान लेता है। ये एक ऐसा फर्क है जहां पे फिर अमेरिका खसारे में है। अमेरिका अपने दिफा के ऊपर $954 अरब खर्च करता है, जो उसके टोटल जीडीपी का, जो कुल उसकी कौमी पैदावार है, उसका 3.1% बनता है। $954 अरब ये अमेरिका खर्च करता है अपने दिफा के ऊपर, जबकि चीन अपने दिफा के ऊपर इससे काफी कम पैसे खर्च करता है, $336 अरब, और ये उसकी जीडीपी का 1.7% है। यानी चाइना बहुत कम पैसा खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद चाइना एक बहुत बड़ी और मजबूत मिलिट्री पावर बन चुका है और उसने अपने हथियारों का लोहा मनवाया, चाहे पाकिस्तान के जरिए मनवाया। चीन जो है इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी एक बड़ी मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी और तगड़ी मार्केट बन गई है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की, कि इलेक्ट्रिक कारें आपने पूरी दुनिया को सप्लाई करनी है। तो चाइना इस मार्केट का लगभग 48% कंट्रोल कर चुका है। दुनिया में 48% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चीन की हैं, जबकि अमेरिका दुनिया की मार्केट में सिर्फ 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सका। तो चीन इस शोबे में भी बहुत आगे है। फिर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, फ्यूचर में पूरी दुनिया ने जिनसे कंट्रोल होना है, ये 17 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। इनके ऊपर एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे ये क्या होता है और किस काम आते हैं और किस तरह निकाले जाते हैं, दुनिया को इसका नुकसान क्या हो रहा है और कौन से मुल्क इसको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि दुनिया के आधे से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स वो चाइना के कंट्रोल में है, और यानी 44 मिलियन टन चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल उसके कंट्रोल में है। ब्राजील के पास 21 है, वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे इंडिया है, उसके पास 7 मिलियन टन है, और ऑस्ट्रेलिया अगले नंबर पे है, उसके बाद 6 मिलियन टन है। उसके बाद रूस है 4 मिलियन टन है, फिर वियतनाम है 4 मिलियन टन है, और अमेरिका उसके बाद आता है 2 मिलियन टन उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। अब ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकूमतें या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे भाग रही हैं? क्यों ये यूक्रेन को, पाकिस्तान को, वेनेजुएला को, इवन ग्रीनलैंड के अंदर भी उतने ही रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं जितने अमेरिका में। तो ये क्यों सबने इतना रोला डाला हुआ है? क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स उनको चाहिए और उसके लिए वो जोर लगा रहे हैं। बहुत आगे है इस शोबे में चाइना अमेरिका से। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। वो चीन जाने से पहले उन्होंने एक पोस्ट लगा दी सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने एक नक्शा दिखाया, और वो नक्शा है वेनेजुएला का नक्शा दिखाते हुए उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 51st स्टेट, यानी अमेरिका की 50 रियासतें हैं। वो ये कहते हैं वेनेजुएला को हम अपनी 51वीं रियासत बनाएंगे, यानी वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से अमेरिकी सदर ने। अब ये ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस किस्म की ज़हनी हालत का शिकार है, वो इस किस्म का कोई काम कर भी सकते हैं, अनाउंस भी कर सकते हैं। इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो पब्लिक को राजी कैसे करें। शायद इस दौरे से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। अमेरिका के अंदर एक और एतराफ हुआ है, और ये अमेरिकी सेनेट में हुआ, कहीं और नहीं हुआ। ईरान अमेरिका जंग में 39 अमेरिकी तैयारे तबाह हुए हैं। ये अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने इस बात को तस्लीम किया। ये एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में खसूसी समाअत के दौरान पेंटागन के CFOJ
ब्रस्ट पर सवालात की भरमार कर दी। तहम ईरान जंग में अमेरिका को नुकसान का पूछा तो जे ब्रस्ट कई सवालों का जवाब गोल मोल करते रहे। तो कांग्रेसमैन एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुताल्लिक जब सवालात उठाए और हवाला दिया और ये कहा कि अमेरिकी वेबसाइट द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज तक जारी अमेरिका ईरान जंग के दौरान अमेरिकी फजाइया के 13,000 परवाजें की अमेरिकी फजाइया ने। तहम इस दौरान अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए और मजीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान हुआ। ये तो फिर बन जाते हैं 50 के करीब। अब वेबसाइट ने दावा किया था कि तबाह होने वाले तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अब ये सारा कुछ जो है वो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हो रहा है और कांग्रेसमैन जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं, सवालात की बौछार कर रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि 39 अमेरिकी तैयारे इस लड़ाई के अंदर वो तबाह हो गए। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर जो खबरें हैं उनकी तरफ आप आ जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया उससे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। इसका सादा मतलब पता क्या है? इसका सादा मतलब ये है कि ये निज़ाम सारा कुछ करने के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को दीवार से लगाने के बावजूद, मखसूस नशिस्तें छीनने के बावजूद, इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई ज़ाया करने के बावजूद, उसे कैद तन्हाई में डालने के बावजूद, आलमी सतह पे शटल कॉक बनने के बावजूद, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, ट्रंप से तारीफें करवाने के बावजूद आज भी जेल में कैदी नंबर 804 का मुकाबला ये निज़ाम नहीं कर सकता। इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया। मैंने कहा था कि ये उल्टे भी लटक जाए ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान को जो इज्जत दी है वो ये नहीं छीन सकते, क्योंकि इज्जत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, वही उसका मालिक है और वो आप किसी से उसकी इज्जत छीन नहीं सकते। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत इनके काबू नहीं आ रही और इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि आज सब कुछ करने के बावजूद जब ये गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो वहां 2 साल के बाद एक मरतबा फिर इन्हें वही भोंडी हरकत करनी पड़ती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। ये है इस निज़ाम की टोटल औकात। आप बिला वजह घबराए रहते हैं। मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं कि पाकिस्तानियों इनकी यही औकात है, ये इसी काबिल है। आप बिला वजह इनसे डरते हैं, इनसे घबराते हैं, इनकी इतनी औकात है। ये आज भी इमरान खान का मुकाबला करने के लिए फाउल खेल रहे हैं। ये मैदान में कभी आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और जिस दिन आप मैदान में निकलेंगे आप देखेंगे इनको सरेंडर करते हुए, अपने सामने घुटने टेक कर झुकते हुए आप देखेंगे, फिर आप इनसे इनका काम करवा लीजिएगा। तो ये निजाम जो है उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की है इमरान खान के सामने एक मरतबा फिर इंतखाबी निशान वाला गंद मार के। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत ने 28वीं आईनी तरमीम के लिए